आज के एटीवी न्यूज राजस्थान के नेता की विशेष आवाज कार्यक्रम में मिलते हैं आने वाले विधानसभा में दावेदारी पेश कर रहे उम्मीदवार श्री गोपीचंद मेघवाल जी से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और कोलायत विधानसभा के युवा व जनता के चहेते चेहरे के रूप में गोपीचंद मेघवाल ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आने वाला है। गोपीचंद मेघवाल एक युवा और उच्च शिक्षित समाज से भी उम्मीदवार है। अपने कठिन परिश्रम से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले गोपीचंद मेघवाल ने सभी विषयों पे बात की गई। देखते हैं गोपीचंद मेघवाल ने क्या कहा। नमस्ते दर्शकों, एटीवी न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये सीरीज नेता की आवाज आपको नए नए नेताओं से मिलवा रही है जो कि चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और उनकी आकांक्षाएं हैं या क्या वो अपने फील्ड में करना चाहते हैं, उसकी बात इस सीरीज में की जा रही है। आपका हमारी सीरीज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं युवा जो कि नेता बनने वाले हैं, नेता की इच्छा रखते हैं और इंजीनियरिंग पेशे से हैं, गोपीचंद मेघवाल। तो मेघवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और के लिए। तो ऐसा है कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र बीकानेर से सर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसके बहुचर्चित नेता हैं हनुमान बेनीवाल, और उस पार्टी से सर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक यंग नेता अगर लोगों के बीच में आता है और वो भी वो नेता जो इंजीनियरिंग कर रहा हो, एक टेक्निकल कंसल्टेंट हो और वो राजनीति में आना चाहता है, तो सर आपसे बातचीत इसी सवाल से क्यों ना शुरू की जाए कि आप अच्छा खासा कर रहे हैं, क्वालिटी कंसल्टेंट हैं, बीटेक किया हुआ है और वापस आप इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह की बात करें तो मैंने जैसे कि देखा है मेरे क्षेत्र में, जब मैं जाता हूँ, जब गांव में जाता हूँ या फिर मेरे आसपास में जहाँ जाता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आज तक ना तो कोई काम हुआ है और ना ही उनके बारे में किसी ने सोचा है। तो मैं एक टेक्निकल लाइन होने के नाते मैं जब समस्याओं को देखता हूँ तो मुझे पूरी तरह से समझ में आता है कि इन समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए। जी, है ना। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि आपसे पहले जो नेता है उन्हें समझ में नहीं आया कि समाधान क्या होना चाहिए? जी, यदि समझ में आता है तो वो काम करते ही। लेकिन नेता इस तरह का उसको बजट मिलता है, पैसा मिलता है, वो मतलब इवन मैं अगर ये कहूँ कि ऐसा है तो मतलब क्या आप नेताओं पे सीधा आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है, काम हुआ है बट वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे कि हमारे वहाँ पर क्या है कि अभी जो रोजगार की समस्याएं हैं, वहाँ के जो युवा हैं वो कैपेबल होते हुए भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा या फिर उनको कैपेबल बनाया नहीं जा रहा। जैसे मैं आपको बात करूं कि वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा टेक्निकल हब नहीं है ना, टेक्निकल कहा जाए तो, क्योंकि आज टेक्निकल जमाना है। तो वहाँ पर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बहुत छोटे हैं, उनमें टेक्निकल हब नहीं है। नहीं, मैं बात करूँ आपकी, जैसे एक बीकानेर है, बीकानेर के अंदर क्या भी सोलर का बहुत बड़ा एक स्कोप है ना। तो सोलर के स्कोप की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि यदि सोलर के लिए यदि वहाँ के बंदों को एक्सपर्टीज दी जाएगी जी, तो नो डाउट कि वहाँ पर एक रोजगार का बहुत अच्छा एक स्कोप पैदा हो सकता है। तो क्या अभी तक सोलर के लिए, क्योंकि सोलर के लिए सरकार क्या दुनिया काम कर रही है जी, और राजस्थान से बेहतर सोलर के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जल्दी ऐसा माना जा रहा है कि सोलर गाड़ियां आएंगी, जो बिजली से चल रही हैं वो गाड़ियां सोलर से चलेंगी। तो ऐसे में ये कैसे माना जाए कि इसके लिए कोई काम ही नहीं है? नहीं, मैं देखता हूँ ना, वहाँ पर कई लोग है जो वहाँ पर जो लोकल जो बंदे हैं उनको इसीलिए रोजगार नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनके अंदर स्किल नहीं है। जी, है ना। जब हम ऐसा वहाँ पर इन्वायरमेंट पैदा करेंगे या फिर वहाँ पर ऐसे टेक्निकल कुछ कॉलेजेस लाएंगे या फिर वहाँ पर ऐसे सेंटर्स बनाएंगे जिससे क्या है कि वहाँ के युवा एक स्किल्ड वर्कर बनेंगे और वहाँ की जो कंपनीज आ रही है उनको वहाँ की लोकल जो स्किल वर्कर जब मिलेंगी तो कंपनियों को भी फायदा होगा और वहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। चलिए, एक रोजगार एक विषय हो गया। खैर, रोजगार मैं ये कहना चाहूंगी गोपीचंद मेघवाल जी कि रोजगार पूरे देश का विषय है। आज सारे यही है कि रोजगार, अभी भी बेरोजगार संघ बने हुए हैं और रोजगार अभी भी सबको तो नहीं है और उसके पीछे ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा हमारे पास स्किल्ड युवा नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हम लोकल लोगों को रोजगार देंगे, स्किल करवाएंगे,
तो मेरा ये मानना है कि ये तो पार्टी में बिना रहे और नेता बिना बने भी आप शुरुआत कर सकते थे, या आपकी पार्टी शुरुआत कर सकती थी। नहीं, ऐसा देखिए, कोई भी काम करने के लिए अपने को किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है ना। जी कोई भी काम करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप कोई भी काम जो आप चाहते हैं वो कर सकते जी। लेकिन आपकी पार्टी के जो जो लीडर है, जो जिन्हें कहेंगे कि वो सुप्रीमो हैं, हनुमान बेनीवाल जी, वो तो एक सशक्त सांसद कहे जाते हैं। हैं। जी। तो उनके एरिया में माना जाए कि उन्होंने ऐसी कुछ स्किल डेवलपमेंट में काम किया है नागौर में? नहीं, नागौर में बहुत अच्छा काम हुआ है, और आप देखिए नागौर के अंदर सड़कें बनी हैं, और जी वहाँ के जो युवा है उनको अच्छे से रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहाँ जी। पर सेंटर्स लगाया जा रहा है। जितना हो सके सांसद जी ने अपना काम किया है, और बेनीवाल जी ने जितना हो सके नागौर को एक अच्छी ऊंचाई पे ले जाने का काम किया। ठीक है, अब मैं गोपी चंद जी, मेरा बहुत ही बेसिक सवाल है। आज का युवा राजनीति में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या व्हाट्सएप राजनीति में इतना ज्यादा अपने आप को एक्सपर्ट कर चुका है कि वो ये मानता है कि इधर से राजनीतिक जोक्स और मैसेज और अपनी विचार सिर्फ फेसबुक पे और ट्विटर पे और इंस्टा पे लिख देना इज इनफ। मतलब वो राजनीति की जो 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 धरातल की राजनीति है उससे बहुत दूर हो चुका है। और आप एक युवा हैं, तो आप कैसे माने, मतलब हम क्या ये माने कि सिर्फ गांव के जो युवा बच्चे हैं वो राजनीति के लिए नेताओं के पीछे चलने के लिए रह गए? क्योंकि युवाओं का तो रुझान राजनीति में बहुत कम हो रहा है। हाँ, आप जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। युवाओं का राजनीति के प्रति रुझान कम हो रहा है, क्योंकि राजनीति जो है वो एक सही तरह से पेश भी नहीं की जा रही जी। है ना। कारण क्या है उसके पीछे? इसके पीछे ऐसा है कि जो बंदे राजनीति में आने चाहिए जी। वो नहीं आ पा रहे, है ना। कौन बंदे नहीं आता? हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक क्वालिफाइड बंदा नहीं आ पा रहा, या फिर जो ढर्रा चल रहा है, जैसे किसी का बाप बना तो उसका बेटा बन रहा है, उसका पोता बन रहा है, तो एक ढर्रा चल रहा है जी तो जो एक बंदा आना चाहिए जिसके अंदर कैपेबिलिटी है राजनीति में आने की, तो वो बंदा नहीं आ पा रहा, है ना। तो क्या युवाओं का उसकी तरफ क्या है कि रुख ही नहीं होता कि यार जो पीछे से चल रहा है, राजा का बेटा राजा बन रहा है, तो मैं उस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ। तो मतलब मेरा, जब भी हम यहाँ किसी नेता का इंटरव्यू करते हैं, आपको अभी राजनीति में एंट्री लेने का सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, एक अच्छी पहल है, पर यहाँ पे तो सब ऐसे ही बोलते हैं कि विरासत की राजनीति। तो लोकतंत्र में इतने सारे अधिकार हैं, क्या मतलब हम बात करें बीजेपी की, हम बात करें कांग्रेस की, हम बात करें बसपा की, और मुझे ऐसा, अगर मैं आपकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात भी करूँ, तो क्या आपने किसी ऐसे बंदे को उठा के टिकट दिया है कि हाँ भाई वो सशक्त है और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और उसके पीछे कोई उस तरह की शक्ति नहीं है, पर वो टैलेंटेड है, उसको टिकट मिले? ऐसा कोई उदाहरण अगर आपकी पार्टी में है? हाँ, बहुत से उदाहरण है। आप नाम दीजिए, लोग जानना चाहेंगे। नाम लें तो देखिए, ये अतिशयोक्ति होगी, बट मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे, आप हमारी लिस्ट देखिए जी उसके अंदर आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, और उसके अंदर आपको इंजीनियर भी मिलेंगे जी, इसके अंदर आपको ऐसे मंझे हुए राजनेता भी मिलेंगे जो क्या है कि राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। अब देखिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पुखराज जी गर्ग साहब, वो पेशे से इंजीनियर हैं जी। तो आप देखेंगे तो हमारी पार्टी के अंदर एक प्रोफेशनल लोगों की लाइन है। तो क्या ये माना जाए कि आपकी पार्टी में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और सबको मौका दिया जाएगा? नो डाउट दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात कही है आपने, ये ऐसा माना जाए। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी जो हैं वो एक नेता के रूप में जाने नहीं जाते, लोकप्रिय हैं और अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं, और बाकायदा उन्हें क्रेडिट भी दिया जाता है कि समय समय पर उन्हें जो अभी जो सरकार है, जो प्रेजेंट सरकार है गहलोत साहब की, उसको बचाने में भी मदद की है। पर उनका, उनके बारे में एक चीज प्रचलित है, बहुत ज्यादा लाउड है, तो कहीं आप पे ये ठप्पा नहीं लगेगा कि आप उनके फॉलोवर हैं, उनकी पार्टी से लड़ने वाले हैं? तो मतलब आप किस चीज को मानेंगे? क्योंकि सर के बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, बहुत सारे गुस्से करते हुए वीडियो वायरल होते हैं। नहीं, वो गुस्सा भी सही बात पर करते हैं, अच्छा। ठीक है ना, गलत बात पे गुस्सा नहीं करते, वो सही बात पे गुस्सा करते हैं। देखो, सही बात पर हर किसी को भी गुस्सा आता है ना। जब उनको लगता है कि यार ये चीज गलत हो रही है, तो वो, उनकी जो बोलने की शैली है वो ऐसी है कि सामने वालों को ऐसा लगता है कि गुस्सा है, हालांकि उनको गुस्सा नहीं है, वो गलत पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, है ना। और गलत पर रिएक्शन देना तो गलत बात तो नहीं है। तो देखा जा चुका आपने, हर पार्टी का जो नेता है वो अपने पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनका इस तरह से बचाव करता है कि सही बात पे गुस्सा करना गुस्सा नहीं है, चाहे वो मोदी जी की पार्टी हो, चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी हो, और चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो।
गोपी जी, मेरा ये सवाल है, आपने कहा कि आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे और सब चीजें करेंगे, लेकिन क्या युवा टेम्परेरी अपने गांव में जाता है, वो अपनी स्कॉर्पियो से वापस शहर में आता है, या आप निवास करेंगे अपने इस स्थान पे कि मैं तो काम करूंगा? आप देखेंगे तो मेरा जो परमानेंट रेजिडेंस है, कहीं पर भी आप देख लीजिए मेरा गाँव में, जी। आज भी मैं कहीं पर भी मेरा परमानेंट एड्रेस लिखता हूँ तो मैं अपना गांव आमबासर जो मेरा कोलाई क्षेत्र में पड़ता है वो भी मैं लिखता हूँ। अच्छा, अब मतलब आप कहना कि मेरा गांव भी मेरी पहचान है। मेरी गांव मेरी पहचान है, और मैं गांव में जाता हूँ तो मैं वहाँ गांव में वैसा ही रहता हूँ, और आज भी मैं शहर में भी रहता हूँ तो वैसा ही रहता हूँ, मैं गांव की तरह रहता जी। हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं गांव से यहाँ शहर आ गया तो शहर की मुझे हवा लग गई, नहीं। मतलब आप अपनी जड़ों को नहीं भूल रहे? नहीं भूलता मैं। अच्छा, ठीक है। अब ऐसा माना जाए, देखिए आपके सामने बीजेपी भी है, आपके सामने कांग्रेस भी है, आपके सामने बसपा भी है, और आपके सामने आप अपनी पार्टी से तो प्रतिनिधित्व करेंगे अपने एरिया में, तो माना जा रहा है, और 2-3 पार्टियां और निर्दलीय भी हैं। तो क्या आप जैसा एक नया नेता, जो जिसको पार्टी टिकट देना की सोच सकती है, नया नेता है, जोश है, जुनून है, पर आपको लग रहा है कि क्या जरा सा भी इनके सामने टिक पाएंगे? हाँ, हमारे बहुत से समीकरण ऐसे हैं जी। जो मेरे को लेकर, मतलब समीकरण, मतलब क्या हम माने जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं? हाँ, जातिगत देखा जाए या फिर आप देखेंगे तो जितने भी नेता है, वो चाहे स्टैंडिंग है, वो चाहे चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उनमें आप देखेंगे तो नो डाउट कि ये मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा शिक्षा के क्षेत्र में। जी। ऊपर से मेरे जो ग्रामीण परिवेश से जो जुड़ाव है उसके क्षेत्र में, और लोगों से जो मेरा इंटरेक्शन रहता है, लोगों का मेरे प्रति जो अफेक्शन है, प्यार है, उसको लेकर के भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका मेरे प्रति बहुत अच्छा प्यार है और वो मुझे चाहते हैं कि ऐसा नेता हमारे बीच में आए। मतलब आप मान रहे हैं, आपको पूरी पूरी मतलब पूरे तरीके से आप श्योर हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप अच्छे खासे वोटों से जीत पाएंगे? जरूर। तो सर एक बात बताइए कि जो आपकी जाति का जनगणना है, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि आपको सभी जातियों का प्यार मिलेगा, या सिर्फ आप ये मान रहे हैं कि आपको आपकी जाति के लोग ही वोट देंगे? नहीं, सभी जातियों के देंगे जी। इसमें देखिए जातिगत गणना अलग है, और एक क्योंकि सर ऐसा माना जाता है कि जातियां पार्टीज में बटी हुई हैं। देखिए ये सच किसी से नहीं छुपा है कि जातियों ने डिसाइड किया होता है कि वो जाति इसको देगी, क्योंकि जाति का जनगणना पे नेता बहुत सारा निर्भर करता है। तो आप क्या सर्व समाज को साथ में लेके चलने की पहल करना चाहते हैं, या? मैं तो देखो पहले से ही रहा हूँ, मैं तो कभी जाति की बात भी नहीं करता, कभी बात नहीं जी। करता आपको। आप कहीं पर भी मुझे बोलते हुए देखेंगे तो मैं कभी जाति की बात नहीं करता, किसी धर्म की बात नहीं करता। मैं एक इंसान को इंसान की तरह मानता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में एग्जिस्टेंस करता है, उसको वो मौका मिलना चाहिए, एक जीवन अच्छा जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि जितनी सुविधाएं जो प्रोवाइड करवा सकता है एक पॉलिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नो डाउट कि जो वहाँ की जनता है उनके लिए डेवलप करता है जी, तो वो मैं चाहता हूँ। गोपी चंद जी, एक बात में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अभी तक आपने आपका एरिया बीकानेर है, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति भी जैसे कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और इस बार 33% आरक्षण भी नारी वंदन बिल पास हुआ, पर आपकी किसी बातचीत में आपने महिलाओं का, बालिकाओं का जिक्र नहीं किया है, जबकि वहाँ पे जो आपका एरिया है उसमें बालिकाएं भी, महिलाएं भी एजुकेशन की दृष्टि से भी, स्कूल कॉलेजेस की कमी से पिछड़ रही हैं। जरूर। तो जो आपका एरिया है उसमें शिक्षा की क्या स्थिति और महिलाओं की? मैं आपको बताऊं, मैं सच बताऊं, मैं कल रात को एक इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ लोकल न्यूज का इंटरव्यू देख रहा था ना, तो वहाँ क्या है कि वो किसी गांव में जाता है और वहाँ के लोगों से पूछता है, और वो गांव के लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे जो गांव के अंदर है वो 5th क्लास तक की स्कूल है ना, 5th क्लास तक की स्कूल है। अब एक बात बताओ, आज की जो जमाना है, एक 5th क्लास क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं है, 5th क्लास तक का कोई लेवल नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि 5th क्लास नहीं, हर एक गांव में जहाँ पर बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ रहती है, और लड़कियां जो आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए कम से कम 12th क्लास तक की स्कूल जरूर हो। जी बिल्कुल। कॉलेज अलग मैटर करता है, बट एक 12th क्लास तक की स्कूल वहाँ पर हो, और जो बेसिक कोर्सेज हैं वो वहाँ पर उनको अवेलेबल हो, ताकि वो क्या है कि अपने घर में रह करके और एक सिक्योर रह करके और एक अच्छा क्या है कि स्किल अपने अंदर डेवलप करता है। ठीक है, आपसे एक मैं छोटे छोटे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, जिससे हमें हमारे जो आपके वोटर्स हैं उनको मदद मिलेगी कि आप किस तरह से सोचते हैं। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? देखिए सर, की स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो मैं तो महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, और फेवरेट आपका स्टार कौन है फिल्मों बॉलीवुड से, आप किसको पसंद करते हैं? बॉलीवुड की बात करें तो मैं सबसे स्कूल
बच्चन है, अमिताभ बच्चन के साथ। अच्छा, युवा है लेकिन अमिताभ बच्चन को आप पसंद करते हैं, नए जमाने का कोई? नए जमाने में देखिए ऐसा है कि बहुत से ऐसे हैं एक्टर, बट कहा जाए तो मैं अपने रणवीर कपूर को। रणवीर कपूर को पसंद करते हैं। अच्छा, कोई ऐसी मूवी जिसने कोई सामाजिक संदेश दिया हो और वो आपकी फेवरेट हो? क्योंकि मूवी से बदलाव बड़ी जल्दी लाए जा सकते हैं। अगर आजकल डॉक्यूमेंट्रीज का कल्चर है, राजनेता भी अपने एरिया की डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं सफल, तो आपकी कोई ऐसी मूवी जो आपकी फेवरेट हो और आप लोगों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हो? देखिए मैं बॉर्डर मूवी से बहुत पसंद करता हूँ। बॉर्डर मूवी हमारे उस एरिया से रिलेटेड है। तो बॉर्डर में जो एरिया है वहाँ क्या है कि उसमें पूरा देश का जो एक रक्षात्मक एरिया बताया गया है कि जो देश के जो बॉर्डर सैनिक सैनिक है, वो कैसे अपने देश के अंदर क्या है कि सेवा करते हैं, उनकी क्या जीवन होता है। आप देखिए उनका कैसा जीवन है। आप बॉर्डर मूवी को देखेंगे तो आप खुद एक रहेंगे, क्योंकि यार वो एक इतने कठिन जीवन में हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं। उनकी बदौलत हम आज जो बैठ करके ये बात कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। गोपीचंद जी, मेरा एक सवाल आज की राजनीति से भी जुड़ा है कि राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार है और सचिन पायलट जी भी हैं साथ में, और सामने ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक बार तवे की रोटी दोनों साइड रहती है कि एक साइड बीजेपी एक साइड कांग्रेस। तो इस बार आपका क्या मानना है कि राजस्थान में किसका परचम लहरा है? इस बार पूरी बहुमत के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और आपको जल्द इसके लिए संकेत मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का रुझान है आरएलपी की तरफ, बहुत अच्छा रुझान। आप देखिए अभी हमारी सत्ता संकल्प यात्रा चल रही है राजस्थान में, पूरे राजस्थान के अंदर, तो उसको कितना प्यार मिल पा रहा है। आप मीडिया में देखिए, आप लोगों का वहाँ ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आरएलपी की तरफ लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। सत्ता संकल्प यात्रा में आपका एजेंडा क्या है? क्या मुद्दे आपने उसमें रखे हैं लोगों के सामने? उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की कर्ज माफी को लेकर के, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल करके भी जाते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, है ना। आज भी किसान जो है वो कर्ज के तले दबा हुआ है, और किसानों के लिए क्या है कि बहुत अच्छे ऐसे कोई काम नहीं हुआ है जो किसानों के लिए होना चाहिए। बिजली की समस्या है, आप देखिए रात को उनको बिजली देते हैं, क्या वो इंसान दिन में भी आप बिजली दे सकते हो? 6 घंटे की बिजली देते, 24 घंटे बिजली नहीं है, 6 घंटे आप दिन में दे दीजिए उनको लाइट। लेकिन पानी से मेरा ये कहना है कि पाले से बचाने के लिए पानी रात को जरूरत होती है। नहीं, ऐसा मतलब कुछ फसलें होती है जिन्हें रात को पानी देना पड़ता है क्योंकि वो पाले से उनका बचना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। पानी जो वहाँ की, जो यहाँ राजस्थान की विशेष से बात करूँ तो जो फसलें यहाँ होती है, उन फसलों को आप दिन में भी पानी दे दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और आप जैसे कि ये मोदी जी हैं, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन आप यही आकांक्षा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी की पूरी बहुमत से सरकार बनेगी, तो इस वक्त आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि उनके आगे कोई नेता ठहरता नहीं है, उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक सेंट्रल लेवल पे नेता है और हमारे, लेकिन उनका होना राजस्थान में बीजेपी लाने की गुंजाइश को बहुत कई गुना बढ़ा। उनका कोई फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि एक लोकल जो यहाँ के नेता है माननीय बेनीवाल, लोगों का उनके प्रति प्यार है और उनके प्रति प्यार बना रहेगा, और आरएलपी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत से बनेगी, वो चाहे आप मोदी जी आ जाए, वो चाहे गहलोत जी आ जाए। मतलब आप मानते हैं कि लोकल लेवल पे मोदी फैक्टर नहीं काम कर नहीं और बेनीवाल फैक्टर काम करेगा। अब ऐसा है कि आपके सामने कांग्रेस है, आपके सामने बीजेपी है, 2-4 निर्दलीय भी होंगे। ऐसे में आपको लगता है कि आप इन सब पार्टीज के सामने टिक भी पाएंगे? हाँ, नो डाउट क्यों नहीं मैं टिक पाऊंगा, क्योंकि ऐसा है कि जो नेता है वो मेरे कंपैरिजन में कई मुद्दों पर पिछड़े हुए हैं जी, है ना। एजुकेशन की लाइन देखी जाए या फिर आइडियाज की देखी जाए, टेक्निकल एक सोच वाला बंदा है वो देखी जाए, और जो महिलाओं के बारे में सोचने वाला हो, बालिकाओं के बारे में सोचने वाला हो, या फिर वहाँ के स्थानीय मुद्दे जो हैं उनके बारे में सोचने वाला हो, तो मैं अपने आप को उन सबसे एलिजिबल पर्सन मानता हूँ, और नेताओं की पार्टी जो है मेरे लिए अच्छा सोचेगी और पॉजिटिव सोचेगी। ठीक है, मतलब आप मान रहे हैं कि आप टिक पाएंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और आपके पास नए आइडिया है। तो ठीक है, अब अंतिम ये सवाल बनता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या आपको टिकट भी देगी?
ये देखो, ये फैसला पार्टी का होता है, सुप्रीमो का होता है, और जो वहाँ कार्य समिति होती है जिसका होता है कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। हम तो क्या है कि एक जनरल सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते हम उनसे डिमांड कर सकते हैं, उनसे दावेदारी पेश कर सकते हैं जी, ठीक है। और फैसला करना है किसको टिकट देना है, किसको नहीं टिकट देना है, ये पार्टी का फैसला होता है, पार्टी के सुप्रीमो का फैसला होता है, और वहाँ की जो चुनाव कमेटी होती है उसका फैसला होता है। देखिए, मैं जिस क्षेत्र का एक तो लोकल बंदा हूँ जी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मुझे पूरा पूरा भरोसा है, मेरी जो पार्टी के सुप्रीमो है या फिर पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष जी है या फिर कार्य समिति के जो भी लोग हैं, उन पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे टिकट देंगे, और उसमें वो जब देखेंगे तब मैं एक सख्त दावेदार के रूप में पेश हूँ, क्योंकि वहाँ लोकल सारी समस्याएं समझ पा रहा हूँ, और वहाँ के लोगों की डिमांड है कि आप जैसा नेता हो। हाँ, नो डाउट कि लोगों की डिमांड है वहाँ पर कि गोपीचंद मेघवाल आए और हमारे बीच में रहें। तो मतलब आपकी दावेदारी को आप बिल्कुल सशक्त मान रहे हैं। नो डाउट, ये मेरी सशक्त दावेदारी है, और पार्टी हमें टिकट देगी, और कोई दूसरा बंदा भी समझे ना। मतलब आपको अपनी दावेदारी पे इतना ही यकीन है, पूरा पूरा। तो साथियों, नेता की आवाज में आज आपने देखा गोपीचंद मेघवाल जी, युवा नेता और पार्टी से टिकट मांगने के सशक्त दावेदार, और जिनका ये कहना है कि पार्टी के पास इनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है और टिकट इन्हीं को मिलेगा। तो ये थे हमारे युवा नेता गोपीचंद मेघवाल। अगले एपिसोड में फिर आपसे नेता की आवाज में मुलाकात होगी नए नेता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।